मैं कर लिया करूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 the subscription received by the Jaipur Literary Society were rupees 4,50,000। बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 4,50,000। फटाफट एंट्री बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, चेक द सॉल्यूशन। आपको सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय बैंक दिख जाएगा बेटा। अच्छा आगे, these subscription include rupees 20,000 received for the year ended 31st March 2019। तो 20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अगर पिछले साल से रिलेशन रखना है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग का बेटा डिक्रीज करना चाहिए, यानी इसे डेबिट कर दिया जाए। देखो डेबिट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का 20,000 डेबिट हो जाएगा बेटा। आगे ये डिस्कशन हो चुका था कल हमारे बीच में, है ना। ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 15,000। क्या ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है? इन्हें इंक्रीज करना है, मतलब और क्रेडिट करना है। देखो 15,000 रुपए क्रेडिट में आ रहा है, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में 2020 लिखा हुआ है। आगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 बट पर्टेनिंग टू ईयर 2021। हमें मिला करंट ईयर में है, लेकिन इसका रिलेशन किससे था? 2021 से। तो ये नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला, लेस करते हैं बेटा, यानी इसे डेबिट कर दें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन रुपीज 26,000, डेबिट साइड में आ जाएगा बेटा। आगे आगे देखो, the subscription received in advance for the year ending 31st March 2020 includes rupees 18,000 pertaining to year 2019 and 20। 19-20 में अपने को क्या मिला था? एक एडवांस, जिसका रिलेशन किससे है? करंट ईयर से। तो करंट ईयर की इनकम होगी तो प्लस होगा ना बेटा, प्लस होगा मतलब क्रेडिट साइड में डालेंगे। कितना रुपीस लिख देंगे? 18,000। नाउ व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? यार हमने जो इनकम रिसीव हुई थी 4,50,000, उसमें जो क्रेडिट किया है वो प्लस कर देंगे, यानी जो प्लस किया था उसे अपन लोग क्रेडिट कर देंगे, और जो माइनस किया उसे डेबिट किया। तो जो बैलेंसिंग फिगर था वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब ये क्वेश्चन कॉपी में करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी समझ में आ गया आप लोगों को। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो बेटा। 7 इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब की बार इन्होंने क्या मांगा कि बता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने से मांगा है। देखो बेटा मीटर देखो, कुल मिलाकर ना 5 इंफॉर्मेशन होती है। कितना मिला, उसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, 3 बातें होंगी। करंट ईयर में मिला हुआ एडवांस और प्रीवियस ईयर में मिला हुआ एडवांस, 2 बातें और हो गई, तो 5 बातें हो गई। इन 5 बातों से अपना रिजल्ट क्या आ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम ट्रांसफर कितनी होगी वो आ जाता है बेटा। अब इस क्वेश्चन में अपने को एक बात मिसिंग है, और वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो बाकी की जो अदर इंफॉर्मेशन होंगी वो क्वेश्चन में दी होंगी बेटे। जैसे देखो, अ क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1050। अब की बार अपने को क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम ट्रांसफर होती है वो वैल्यू कितने की है? कितने मेंबर हैं कुल मिलाकर? 350। और ऐसे टोटल मेंबर्स कितने पैसे दे रहे हैं? 1050। मल्टीप्लाई करके देखो, 3,67,500। ये अपनी इनकम हो गई ना बेटा। इस इनकम को अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। चेक द सॉल्यूशन। आपको सब्सक्रिप्शन के डेबिट में टू इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन या टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3,67,500 दिख जाएगा बेटा। आगे देखिए, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ रुपीज 4,10,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। ये अपने को करंट ईयर में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है। एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। चेक द सॉल्यूशन। बाय बैंक 4,10,000 रुपए आ जाएगा बेटा। आगे देखो, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019। क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था बेटे? इसे अपन लेस करते हैं, यानी कि हम इसे डेबिट कर देंगे। चेक द सॉल्यूशन। 45,000 डेबिट में आ रहा है बेटा। क्या बोल के? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन से ईयर का? 2019 का। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
एज ऑन 31 मार्च 2020। करंट ईयर में मिला हुआ एडवांस नेक्स्ट ईयर की इनकम होती है बेटा, इसे क्या करते हैं अपन लोग, लेस डेबिट हो जाएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना रुपये हो गया, 62,000। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी प्रीवियस ईयर में मिला हुआ एडवांस बोल रहा है बेटा, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला, इसका मतलब करंट ईयर की इनकम है, ऐड हो जाएगा यानी इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये गलती, ये ब्रैकेट में 2019 यानी पिछले साल का मिला हुआ एडवांस इस साल की इनकम हो गई, 30,000 रुपीज क्रेडिट में आ जाएगा। अब जनरली क्या गिवन होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो अपन लोग बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफरेबल इनकम पता कर लेते हैं। अब की बार मुझे क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफरेबल इनकम पहले से बता दी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल कर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। कैन वी डू द सेम? पक्का? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो कौन, हाँ ये नीचे वाला, ये जो 34,500 देख रहे हो ना बेटा सोल्यूशन में, ये 2019 की बजाय क्या लिखेंगे, 2020, मिस प्रिंटिंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जरा। हमने जो अब तक क्वेश्चंस किए उनका सारा का सारा रिलेशन सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही था ना। एक और क्वेश्चन है बेटा आखिरी जिसका कि संबंध सब्सक्रिप्शन अकाउंट से है, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। आराम से पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पेज नंबर है 9.33, 9.33 बोलो। During the year ended 31st March 2020, Sachin Cricket Club received subscription as follows. For the year ending 31st March 2019, यानी पिछले साल का बकाया 12,000 मिला अपने को करंट ईयर में। For the year ending 31st March 2020, करंट ईयर का मिला, करंट ईयर में 6,15,000 रुपए। और आगे है ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021, यानी नेक्स्ट ईयर का मिला करंट ईयर में 18,000। तो कुल मिलाकर कितना पैसा मिला, 6,45,000। देयर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹1,500 पर मेंबर। ये लो जी, एक मेंबर 1,500 रुपए देगा और ऐसे मेंबर कितने हैं, 500, तो 500 मल्टीप्लाई 1,500, 7,50,000 रुपीज हमारी इनकम हो गई बेटा, जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नेट अकाउंट क्रेडिट में जानी चाहिए। ऑन 31st मार्च 2020, a sum of ₹15,000 was still in arrears for subscription for the year ended 31st March 2019। बेटा still in arrear का मतलब क्या होता है, अभी भी मिलना बाकी है। For the year ended 31st March 2019, यानी कि करंट ईयर के एंड में आते आते अभी भी प्रीवियस ईयर के 15,000 रुपए मिलना बाकी है। अब आप देखो ऊपर की तरफ आपको 31 मार्च 2019 के 12,000 रुपए करंट ईयर में मिलते दिखाई दे रहे हैं बेटे। बोलो यार 12,000 मिल गया, उसके बावजूद भी कह रहा है कि 15,000 उस साल के अभी भी मिलना बाकी है, यानी कि पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग 27,000 रुपये चल रहा होगा। दोबारा बोल देता हूँ, 12,000 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मिल गया और अभी भी 15,000 मिलना बाकी है, तो 12 प्लस 15 कितना हो गया बेटे, कितना, 27। पक्का? यानी जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 27,000 रहा होगा, और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग आएगा ही आएगा, प्रीवियस ईयर का 15,000 रुपए अभी भी बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा। आगे, ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of income and expenditure। ये तो वर्बली समझ में आ गया था। 500 मेंबर हैं, हर एक मेंबर कितना रुपए देता है, 1,500, इन टोटल कितना हो गया, 7,50,000। ये तो हमारी इनकम आई जाएगी। आगे, also show how the items would appear in balance sheet as on 31st March 2019 and the balance sheet as on 31st March 2020। वन नहीं है, वो गलत है, 2020। बेटा बैलेंस शीट हिस्टोरिकल बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट फ्यूचर की कैसे बना सकते हैं, बैलेंस शीट या तो बनेगी इस साल की या बनेगी पिछले साल की, आगे की साल की तो बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती।
बैलेंस शीट होता है एंड रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये मिस प्रिंटिंग बेटे 2021 की जगह क्या लिख दे 2020, यानी अपने को दो बैलेंस शीट पिछले साल की और एक करंट ईयर की। करें शुरू, लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, calculation of amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. 500 members at the rate rupees 1500 each. बेटा 7,50,000 रुपए ही हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होने वाली अमाउंट है बेटा। ओके, अब हालांकि बोला नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को, लेकिन फिर भी हम इस सब्सक्रिप्शन को किस अकाउंट में दिखा सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बेटा अपने को टोटल कितना मिला हुआ है देखिए 6,45,000, लेकिन बाइफर्केटेड गिवन है ना, इसमें 12,000 प्रीवियस ईयर के, करंट ईयर के 6,15,000 और नेक्स्ट ईयर के 18,000। तो बताओ अगर मुझे करंट ईयर की इनकम ही उठानी हो तो टोटल उठाऊं या 2020 वाली उठाऊं? तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना रुपए हो गया 6,15,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था करंट ईयर का 7,50,000। तो आउटस्टैंडिंग रह गया क्या बेटा, एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना आ गया 1,35,000। इन टोटल करें तो वही 7,50,000। एडवांस 10,000 दे, तो वो तो सिंपल में यही तो उठा था, ये तो मिला हुआ ही पिछला का एडवांस थोड़ी मिलता है। हाँ, तो ये अमाउंट लेस होके आ गई होती ना, अगर बाइफर्केटेड होता तो देता ही नहीं ना बाइफर्केटेड। तो समझ गया तो क्या गलती कर रहा है, अगर ऐसा दिया होता तो ये वैल्यू लेस करके दिया होता वो। हाँ जी बेटा, पहली पॉइंट समझ में आ गया अपने को। अब अपने से क्वेश्चन में क्या मांगा है इन्होंने, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। 31st March 2019 यानी पिछले साल की बातचीत हो रही है। पिछले साल में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पता ही मैंने अभी बताया था 12,000 या 15,000 या 27,000, तो अपने को मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में लिख के 12,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 27,000। ऑल क्लियर? बारह हजार तो वो जो करंट ईयर में मिल गए हैं और 15,000 वो जो भी मिलना बाकी है, यानी कि पिछले साल के एंड तक आते आते कुल मिलाकर आउटस्टैंडिंग कितने रुपीस के थे 27,000 के आउटस्टैंडिंग। क्लियर है बेटा? चलें आगे। ये कौन सी साल की बैलेंस शीट हो गई 31st March 2019। अब लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। अच्छा, एक्चुअल में बैलेंस शीट नहीं है ये, दिस इज द एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट, जहां पे अपन लोग स्पेसिफिक फिगर्स दिखा रहे हैं। हाँ बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31st March 2019 ऑन 31st March 2020 दोनों का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 रुपए तो किस साल के बाकी हैं प्रीवियस ईयर के, और करंट ईयर के कितने बाकी हैं 1,35,000। तो क्या टोटल आउटस्टैंडिंग 1,50,000 आ जाएगा? दोबारा बताया था,
ये 15,000 तो अपन ने कहीं से निकाले नहीं, अपने को दिए हुए हैं पहले से। और 1,35,000 कैसे आए? मिलने चाहिए थे 7,50,000 और मिला है केवल करंट ईयर का 6,15,000। टोटल कितना हो गया? 1,35,000 बैलेंसिंग फिगर। टोटल मिलाकर हो गया 1,50,000। अच्छा बेटा, अपने को करंट ईयर में कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मिला है क्या? कितना रुपीस? 18। क्लियर हो गया? टोटल लगाने की जरूरत। दिस इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अब तक जो भी क्वेश्चंस किए, इजीएस्ट जो सॉल्यूशंस थे या क्वेश्चंस में कैटेगरी में डाला जा सकता है इनको, कुछ भी टिपिकल नहीं था। आएंगे अभी टिपिकल 3-4 क्वेश्चन है। अच्छा वो भी टिपिकल नहीं है, लेंदी है, जैसे फाइनल अकाउंट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, वैसे यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन है। 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे अपने को डिटेल में दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी वो के वो क्वेश्चन हैं जो आप 12th में पहले से पढ़े हुए हो, बहुत इजी क्वेश्चन। सबने नोट कर लिया? ये आगे का टॉपिक। बेटे डोनेशन कितने तरह का मिलता है? पहला जनरल, दूसरा स्पेशल। ये जनरल डोनेशन का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? कल लिखे थे अपन लोग कि जनरल डोनेशन किसी भी पर्पस के काम आने वाली अमाउंट होती है, इसलिए इसे बिजनेस की रेवेन्यू इनकम मानते हुए, रेवेन्यू रिसीट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री बोलिए जनरल डोनेशन मिलने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट। वापस बोलिए, डोनेशन आपकी इनकम हो गई, कहां ट्रांसफर कर देंगे इसे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्री बोलिए डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हो गया ना? अगर आपको किसी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिला तो वो आपके लिए इनकम मानी जाएगी क्या? वो तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, कैपिटल रिसीट हो जाएगी। आपको डोनेशन किस किस तरीके से मिल सकता है और किस किस पर्पस के लिए मिल सकता है? मान लीजिए आप कोई कॉलेज रन कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने आपको कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए या कोई मैचेस ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कुछ 5 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। आप लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर मैच। सब बच्चे बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर मैच। बेटा मुझे सिंपल डोनेशन नहीं लिखना था, क्योंकि अगर मैं सिंपल डोनेशन लिख देता तो वो एक जनरल डोनेशन हो जाता। मैंने उसका पर्पस भी साथ में लिखा। एक बार दोबारा एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर मैच। अब ये डोनेशन फॉर मैच क्या मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करूं? क्योंकि ये पैसा नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आएगा। तो मैंने इस डोनेशन फॉर मैच को निकालकर एक स्पेशल फंड अकाउंट में डालना होगा, जिसका नाम हो सकता है मैच फंड। क्या बोल सकते हैं? मैच फंड। एंट्री बोलेंगे डोनेशन अकाउंट, डोनेशन फॉर मैच अकाउंट डेबिट टू मैच फंड अकाउंट। अभी बेटा बात समझ? कितने रुपए का डोनेशन मिला है? सपोज 5 लाख। डोनेशन फॉर मैच अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। बात समझ में आ गई? मान लीजिए कॉलेज को ये डोनेशन मिला था 1 जून को। किसके लिए मिला? मैच ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। कॉलेज ने डिसीजन लिया कि जून बड़ा गर्मी वाला माहौल रहता है, भयंकर गर्मी रहती है, जुलाई में भी ठीक ठाक गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। तो अगर हम इस दौरान बच्चों को खिलाने जाएंगे, क्रिकेट वगैरह खिलाएंगे, फुटबॉल वगैरह खिलाएंगे, मैचेस खिलाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है उनकी हेल्थ को। और जैसे ही अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, बारिश का मौसम रहेगा, खेलते टाइम फिसल गए तो नुकसान होने का डर है। तो उन्होंने क्या नहीं किया? जून में नहीं किया, जुलाई में नहीं किया, अगस्त में नहीं किया, सितंबर में नहीं किया। बोले अक्टूबर में तो क्या आ जाती है? दिवाली, तो हम लोग छुट्टियां देते हैं। एक काम करते हैं, ये सारा कामकाज जनवरी महीने के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। यानी कि मैच ऑर्गेनाइज का काम कौन से महीने में होगा? जनवरी में। पैसे कब मिले आपको? जून में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने तक ये पैसा आपके पास पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा? क्या आप इस पैसे को किसी काम में और काम में ले सकते हो? नहीं सर, आप ये पैसा किसी और काम में नहीं ले सकते। तो ये पैसे पड़े पड़े आपके किसी काम तो आ नहीं रहे, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होगा?
ये पैसे तो पैसे पड़े रहेंगे, साथ ही साथ पड़े हुए पैसों पे इंटरेस्ट भी आ जाएगा। और कॉलेज ने दिमाग लगाया कि ये पैसा तो अपन और किसी काम में नहीं ले सकते क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, लेकिन हाँ इसको इन्वेस्टमेंट जो कर देंगे उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो हमारी कमाई होगी, वो हम किसी भी काम में ले लेंगे। टेल मी यस और नो। पहले हाँ ना बोल दो खाली। पहले मेरी बात तो सुन लो ना। मुझे तो पढ़ा लेने, अब मेरे को पढ़ा तो लेने दो ना मैडम प्लीज, मुझे पता है आपको आता है, मैं भी उसी मुद्दे पे आऊंगा, बट वो रटने वाला हो जाएगा, इसलिए मेरी बात सुन लो पहले। तो उस इंटरेस्ट को भी क्या कर लिया जाए, कमा लिया जाए। 7 महीने तक आपने क्या कमाया, इंटरेस्ट। ये तो कमाई का बहुत अच्छा साधन हो गया कि नहीं हो गया। बोले ये पैसा तो काम में नहीं ले सकते, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा हमारी इनकम है उसको तो काम में ले सकते हैं। बोलो सोचो, थोड़ा सोचो ना कि हाँ ऐसा हो सकता था। आपने प्रोविजन पढ़ा है उसको भूल जाओ, जो पढ़ा है उसको भूल जाओ। मंजू मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनो, सोचो कि आपको कुछ नहीं पता। बोलिए हाँ सर हमें कुछ नहीं पता। आप जो पढ़ा रहे हो वो हमारे लिए नया है एकदम, है ना। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो आपकी इनकम हो गई कि नहीं हो गई। कॉलेज को ये समझ में आया कि ये वाला पैसा तो आप काम में नहीं ले सकते, लेकिन इसमें मिलने वाला जो इनकम है वो तो आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। इंटरेस्ट जो है वो तो आपकी इनकम हो गई ना, इसको हम किसी भी काम में ले सकते हैं। अब अगर ये इनकम आप किसी भी काम में ले सकते हो तो कॉलेज का मन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। बोले अगर 1 साल अगर अपन ऑर्गेनाइज ही नहीं करवाए मैच, तो अब तक तो केवल 7 महीने का ही ब्याज मिला था, अगले 12 महीने का और ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 12 महीने की इनकम भी हमारी इनकम हो गई कि नहीं हो गई। और जब पता ही चल गया कि इनकम इस तरीके से कमाते हैं तो छोड़ो मैच, 5 साल तक मैच ही मत करो। 5 साल तक क्या मिलता चला जाएगा, ब्याज। क्या हुआ, इस पैसे का जो मेन पर्पस यूटिलाइज करने का था वो खराब हो गया कि नहीं हो गया। आप तो किसी और तरीके से पैसा जनरेट करने लग गए कि नहीं करने लग गए। अब जो आप मुझे बोल रहे हैं, जो आपके मन में आंसर था, इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल पर्पस के लिए मिले हुए पैसे को स्पेशल पर्पस में काम लेने की बजाय इन्वेस्ट करके क्या कमाने लग जाएगी, इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन डाल दिया कि ये पैसा तो किसके काम आएगा ही आएगा, मैच के ऑर्गेनाइज करने के काम आएगा। और अगर आपने इस पैसे से कोई कमाई कर ली तो वो पैसा भी किसके काम आएगा, मैच ऑर्गेनाइज करवाने के काम आएगा। जो आप बोल रहे थे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, तो पहले सुनो तो सही, ऐसा क्यों नहीं होता। खाली रटना थोड़ी है, इससे मिलने इनकम को भी यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, वो तो मुझे ही पता है ट्रांसफर कर देते हैं, बट पर्पस समझ में आया क्या। अगर ऐसा करने लग गए तो ये जो पर्पसेस थे वो कभी क्या नहीं होंगे, फुलफिल ही नहीं होंगे। बोलिए ना भाई। मान लीजिए किसी कॉलेज के बाहर, मान लो कोई संस्था है, उसके बाहर कोई वाटर कूलर लगाने के लिए मान लो कोई डोनेशन है 1 लाख रुपए का। अब ठंड में थोड़ी वाटर कूलर लगाएंगे, वाटर कूलर कब लगाएंगे, गर्मियों में। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने तक तो वाटर कूलर लगाएंगे, लेकिन 4 महीने आपने बैंक में इसको एफडी करा दी, क्या मिल गया, इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में लग जाएंगे तो कोई वाटर कूलर नहीं लगाएगा, गर्म पानी पियो गला भी ठीक रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात। इसलिए इस तरह के फंड से मिलने वाली इनकम को भी क्या किया जाता है, उसी काम में जिस काम के लिए फंड आपको पैसा मिला था। नाउ अगर हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें, मान लो अपन ने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। बेटा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट के काम में ले रहे हैं, क्या ये पैसे स्पेशल फंड का पैसा था, तो अपने को इन्वेस्टमेंट का नाम भी स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपन ने क्या कर दिया, ये लो इन्वेस्टमेंट कर दिया 2 लाख रुपए, हो गया। क्या है रिजल्ट, सीरियसली, और वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, 98%, वेरी नाइस। आकाश में कितना है, 100, अरे 100 मार्क्स, वेरी गुड, सीरियसली। देखा देखा देखा, हाँ अरे तो बहुत खुशी की बात है यार, 100 मार्क्स, देखा 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 देखा, आराम से आराम से। अरे यार सीरियसली, इकोनॉमिक्स 99, मैथमेटिक्स 99, एक बार फिर से, एक बार फिर से, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, एंजॉय एंजॉय। मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपीज हो जाएगा। तो हाथ कांप रहे थे वो, 100, उसकी मार्कशीट देखी मैंने, 92, 99, 100, 100, 99,
ट्वेल्थ सीबीएसई रिजल्ट आया ना अभी। मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अरे सुन लो ना अभी। मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया तूने। अगर आपको इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, क्या ये जनरल इन्वेस्टमेंट है या स्पेशल इन्वेस्टमेंट है? अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट है और अगर जनरल होता तो अपन लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखे होते। क्या एंट्री हुई होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक आम इनकम बन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाती। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट या टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ एनपीओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम इसे स्पेशल फंड की इन्वेस्टमेंट पे इनकम मानेंगे तो अपन को सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना। क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मान लो 10% का इंटरेस्ट मिला, कितना आ गया, 20,000। आ गई बेटे बात समझ? क्या ये पैसा हमारी नेचुरल या लो नॉर्मल इनकम है क्या? कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किसमें, मैच फंड में। एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मैच फंड अकाउंट। कितना रुपीस, 20,000। आगे बेटे बात समझ? आपके पास कुल मिलाकर मैच फंड कितने रुपए का हो गया, कुल मिलाकर देखो। पहले से कितने रुपए का था, अभी अभी इंटरेस्ट कितना हो रहा है, टोटल बोलिए कितना हो गया, 5,20,000। ओके बेटा, अब जिस दिन आप मैच ऑर्गेनाइज करवाएंगे आपके कुछ पैसे खर्च होंगे। मैच एक्सपेंसेस के एंट्री बोलिए, एक्सपेंस करने की एंट्री। मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैच फंड नहीं बेटा, मैच एक्सपेंसेस की एंट्री बोलो, मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपन ने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, मैच एक्सपेंसेस। पूरी एंट्री बोलिए, हो गया। मान लो आपने एक्सपेंस किए हैं 4 लाख रुपए। बेटा कोई नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस हो तो अपन उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से चार्ज करते हैं ना। एंट्री क्या होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। क्या ये नॉर्मल एक्सपेंस है, स्पेसिफिक पर्पस एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या पहले उस स्पेसिफिक फंड से? क्या हमारे पास स्पेसिफिक फंड में सफिशिएंट पैसा पड़ा हुआ है? कितना पड़ा हुआ है और खर्चा कितना हुआ? क्या हमारे पास सफिशिएंट पैसा है? पैसे कहां से चार्ज कर लें, मैच फंड अकाउंट डेबिट टू मैच एक्सपेंसेस। कितना रुपीस, 4 लाख। अच्छा, आपके पास अब फंड में कितना पैसा रह जाएगा, तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो मैच फंड का बैलेंस शीट में 1,20,000 शो हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक्सपेंस ही कितने किए होते हैं, मतलब इक्वल टू द मैच फंड, तो आपकी ये वाले फंड में से पूरे पूरे 5,20,000 निकल जाते बच्चा लोग। कोई दिक्कत नहीं होती, ना तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ गया होता और ना ही बैलेंस शीट में। मान लो आपने एक्सपेंस कर कितने दिए, सपोज 5,50,000 रुपए का एक्सपेंस कर दिया। क्या अब हम लोग 5,50,000 निकाल पाएंगे क्या, कितने निकालेंगे? तो मैच एक्सपेंसेस आपके डेबिट तो कितने हुए थे, तो अपन मैच फंड अकाउंट से कितना पैसा निकालें, 5,20,000। कितना एक्सेस मनी, कितना टू मैच एक्सपेंसेस, कितना हो गया, 5,50,000। आ गई आपको बात समझ? अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में तो मैच फंड का बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा उसमें कितना रुपए चला जाएगा, 30,000। बात समझ में आ गई? इलस्ट्रेशन नंबर 5, बहुत बेसिक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे भी। Illustration number 5. From the following information of a club, show the amounts of match expenses and match fund in the appropriate financial statements of the club for the year ended on 31st March 2020.
मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा? 1,10,000। और मैच फंड आपके पास पहले से कितना था? 30,000। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना मिला? 55,000। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स कितना हुआ? 20,000। आपसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आप तो ये बताओ कि हम इसे एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्या हमारे पास पहले से मैच फंड कुछ 30,000 का पड़ा था बेटा? पहले ये 55,000 रुपए का जो डोनेशन आया, अपन ने इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर मैच कर दिया होगा। फिर डोनेशन फॉर मैच अकाउंट डेबिट टू मैच फंड किया होगा ऑन योर कैलकुलेटर। 30,000 बेटा पहले से था हमारे पास, 55,000 और आ गया, टोटल बोलिए कितना हुआ? 85। अच्छा, ये जो मैच टिकट्स को बेचकर आपने पैसे कमाए होंगे, ये भी पैसा इसी इनकम इसी पर्पस के काम आएगा। पहले तो सेल ऑफ मैच टिकट्स की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मैच टिकट्स। अच्छा, सेल ऑफ मैच टिकट्स अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर या टू मैच फंड? जैसे ही अपने को ये 20,000 प्लस हो जाएंगे तो टोटल फंड 1,05,000। हमने आगे मिली। अब 1,05,000 के अगेंस्ट क्या है? पहले एंट्री बोलो मैच एक्सपेंसेस की। मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। मैच फंड में सफिशिएंट पैसा है क्या? केवल कितना पैसा? मैं बोलता हूं एंट्री, आप बताना गलत है कि सही। मैच फंड अकाउंट डेबिट 1,05,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू मैच एक्सपेंसेस 1,10,000 हो जाएगा। तो आपका बैलेंस शीट में मैच फंड का जो वैल्यू कॉलम में आना चाहिए वो तो जीरो आ जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट कितने से हो जाएगा? अंडरस्टूड। चेक द सॉल्यूशन। देखो बैलेंस शीट में मैच फंड 30 प्लस 55 प्लस 20, ये तो हो गया 1,05,000 माइनस 1,05,000, तो बैलेंस कितना रह गया? जीरो। और नोट में देखो नीचे क्या लिखा है? सिंस द एक्सपेंस इनकर्ड आर मोर देन द मैच फंड अवेलेबल रुपीज 1,05,000, limiting the expense to 1, the remaining expense of 5,000 will be debited to the income and expenditure। अब तक जो क्वेश्चन के सब इजी इजी क्वेश्चन थे, सब्सक्रिप्शन वाला हो चाहे ये वाला हो, ऐसा था कि रिवीजन चल हुआ है क्लास 12 का, ऐसा कुछ भी नहीं था जो अपने नया पढ़ा। लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे ना वो ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलकर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 एक लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पहले तो ध्यान से पढ़ना। पढ़ो, देखो क्या लिखा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, द फॉलोइंग वाज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, ऑल द फिगर इन थाउजेंड्स। कैश इन हैंड है 100, बेटा रुपए बोल देता हूं हालांकि वो थाउजेंड में है, मैं एक बार 100 रुपए बोल देता हूं। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, अंडरलाइन कीजिए, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। हमें जो बैलेंस गिवन है वो किसका गिवन है? पासबुक का बैलेंस गिवन है बेटा, जबकि कैश बुक की समरी होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। इसने अब की बार समरी अपने को कैश बुक की ना देकर पासबुक की समरी दे दी। ये बोलता है डिपॉजिट अकाउंट में तो कितने पैसे हैं? 2230, और करंट अकाउंट में बैलेंस कितना था? 600। बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, रिसीट फ्रॉम फीस, contribution to fairs, sale of equipment, net proceed of variety entertainment and donation for forthcoming tournament, ये सब अपने को करंट ईयर में मिला हुआ रिसीट का अमाउंट बताया बेटा। पेमेंट साइड में देखिए, ग्राउंड मैन की फीस, मूविंग मशीन, रेंट ऑफ ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ टी, फेयर्स, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, repairs to equipment, honorarium to secretary and treasurer of which year बेटा? जबकि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाएंगे या जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को गिवन है वो 31st March 2020 का गिवन है। कुछ समझ में आया होगा कि करंट ईयर में किस साल का अपन ने पेमेंट दिया है? 2019 का, यानी प्रीवियस ईयर का। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, अपने को क्लोजिंग बैलेंस भी देखो किसका गिवन है? पासबुक का, जिसमें डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 3090, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना गिवन है? 150, और कैश इन हैंड का बैलेंस कितना गिवन है? 250। नीचे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है।
यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेटा अप्रैल 1 19 यानी ओपनिंग बैलेंस एंड 31 मार्च 2020 क्लोजिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग कितना था 150, करंट का कितना था क्लोजिंग 100। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग ओपनिंग 100 क्लोजिंग 80। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स 300 एंड क्लोजिंग में 260। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस था 800, क्लोजिंग बैलेंस है 1750। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। करंट ईयर में हमें अभी भी 20 रुपए का इंटरेस्ट वो था जो अपन ने अर्न तो कर लिया, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। बोनस टू ग्राउंड वैन आउटस्टैंडिंग साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में बोनस देना बाकी था कितना रुपए 300। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased by a total of rupees 200. You are required to prepare the income and expenditure account and balance sheet for period ending 31st March 2020. क्या बनाने को बोला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, है ना बेटा। चलो पहले तो चर्चा करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में एसेट्स आती हैं और लायबिलिटीज आती हैं। अगर हमें एनपीओ के चैप्टर में कैपिटल फंड पहले से गिवन नहीं है तो अपने को क्या बनानी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट और आई वुड से करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस शीट। बात समझ में आ गई? वो अपन लोग जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उससे पहले बना लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। पहली बात क्लियर हो गई। अपने को क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सब में तो देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट केवल और केवल पैसे आने और पैसे जाने की बात करता है, चाहे करंट ईयर का पैसा आए, चाहे प्रीवियस ईयर का आए या फिर नेक्स्ट ईयर का आए। किसी असेट को बेचकर आए पैसा तो भी पैसा आ रहा है, और यही कहानी किसके ऊपर अप्लाई हो जाती है? पेमेंट में। लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो केवल करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस को ही लेना पड़ेगा बेटे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8। in the books of X Club, in the books of X Club, income and expenditure account. For the year ended 31st March 2020. Okay. वैल्यूज किस में लिखेंगे बेटा अपन लोग? 1000। बेटा जब ट्रायल बैलेंस गिवन होती है तो ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बना रहे होते हैं? जब ट्रेडिंग और पी एंड एल, तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट के आइटम को एक्सपेंस मानते हुए पी एंड एल और ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट के आइटम को इनकम मानते हुए ट्रेडिंग के क्रेडिट में या पी एंड एल के क्रेडिट में लिखते हैं। ये कौन सी साइड है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड। ये कौन सी? एक्सपेंस साइड। लिख लो। चले आगे। एक काम करते हैं, रिसीट से क्या कवर कर ले पहले? इनकम। और पेमेंट से क्या कवर कर लेंगे? एक्सपेंस। बेटा मुझे रिस्पॉन्स बराबर चाहिए ना, इशारों में नहीं, मुंह से बोल के बताना है, ठीक है? अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ये कैश इन हैंड, डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट जो एसेट्स हैं नहीं आएंगी ना? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बैंक इंटरेस्ट। पासबुक में हमें बैंक ने इंटरेस्ट कितना डाला? 30।
है ना बेटा? 30,000 नहीं, केवल 30 बोला, 1000 लिख चुका हूं उधर। 30 रुपए डाल दिया। अपन ने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, देखो लास्ट में साल के एंड में 20 रुपए का इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है क्या बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इनकम अर्न की बात की जाती है और रिसीट एंड पेमेंट में पैसे मिलने, तो मिले भले ही कितने होंगे 30, लेकिन अपने को बैंक से और कितना मिलना बाकी था 20, यानी कि यहाँ पे 50 रुपए निकल कर आ गया। 50 मतलब 50,000 हो गया। अब ये बात दोबारा नहीं बोलूंगा, ये 50 रुपए हो गया ना। इंटरेस्ट के बाद में देखिए नेक्स्ट कौन सा आइटम है, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। बेटा डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन अगर कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं हो, इनकम मानी जाती है। देखिए बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कितना रुपए मिला हुआ है? 2,600। अच्छा, क्या अपने को फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें? नीचे गिवन है कि आउटस्टैंडिंग तो था पिछले साल का 150, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 100। बताइए माइनस क्या करें? आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना कर दूं माइनस, और प्लस कितना कर दूं? क्या बोल के बेटा? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना रुपीस 100। बताइए कितना अमाउंट आएगा? 2550 आएगा। ओके, 2550। ऑल क्लियर बेटा? अब देखिएगा रिसीट फ्रॉम टीज, जरा पेमेंट साइड में देखो, कॉस्ट ऑफ टी गिवन है बेटा। इधर देखिए अपने को रिसीट तो कितना हुआ है 300 और अपना कॉस्ट कितना लगा है। नेट में इनकम हुआ कि एक्सपेंस? इनकम। यू सजेस्ट में अलग अलग दिखाऊं या नेट करके देखूं? करेक्ट, हमेशा ही नेट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। रिसीट एंड पेमेंट होता तो अलग अलग दिखाई दिया होता ना। देखो बाय रिसीट फ्रॉम टी कितना रुपीस 300 लेस कॉस्ट ऑफ टी रुपीस 250। बाहर कितना आ गया बेटे 50। रिसीट फ्रॉम टी के बाद में लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू फेयर। जरा पेमेंट साइड में देखो, फेयर्स दिया हुआ है 400, कंट्रीब्यूशन मिला कितना अपने को 100, और अपना फेयर का खर्चा कितना हो गया बेटा 400, यानी नेट में 300 एक्सपेंस आएगा। देखो पहले टू फेयर कितना रुपीस 400 लेस कंट्रीब्यूशन कितने रुपीस के 100। तो ये एक्सपेंस साइड में आ गया क्योंकि मिला हुआ पैसा था कम और खर्च किया हुआ पैसा था ज्यादा। समझ गया बेटा? सब बच्चे समझ गए? आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ इक्विपमेंट, क्या कभी किसी असेट को बेचा और खरीदा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है क्या? लेकिन इस पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो डेफिनेटली गया होगा। फिलहाल अपने को क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या कि अपन ने इक्विपमेंट कौन सी डेट को बेचा, कितने में, कितने वाला बेचा? इसका मतलब यही मान लिया जाएगा इतने का ही था और इतने में ही बेचा, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। एम आई क्लियर? आगे चलिए, नेट प्रोसीड ऑफ वेराइटी एंटरटेनमेंट। अपन ने बहुत अलग अलग तरह के कोई एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज किए होंगे जिसके बदले अपने को पैसे कितने मिले 780। लिखो बाय प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब पैसा आया, ये अपनी इनकम हो गई। प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना बेटा 780। अच्छा, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, नॉर्मल डोनेशन की स्पेसिफिक डोनेशन आएगा क्या? इधर छोड़ दिया। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट था क्या? एकदम इजी था बेटा। अभी अपन ने रिसीट से क्या कवर कर ली? इनकम। अब अपन पेमेंट से क्या कवर करेंगे? एक्सपेंस। पेमेंट साइड में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ग्राउंड मैन फी। बेटा ग्राउंड मैन को फी के अलावा बोनस भी था क्या? देखिए आपको लास्ट में गिवन होगा बोनस टू ग्राउंड मैन आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर वाले कॉलम में दिया हुआ है। तो अपन ने पे तो कितना किया है फी
750 एड आउटस्टैंडिंग बोनस कितना रुपए 300। तो बाहर कितना आ गया 1050। बेटा ग्राउंडमैन को चाहे फीस दें और चाहे ग्राउंडमैन को बोनस दें, एक्सपेंस रिलेटेड टू ग्राउंडमैन सैलरी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, आगे ग्राउंडमैन फी के बाद में क्या है बेटा मूविंग मशीन। क्या आएगा मूविंग मशीन असेट होती है तो हमारी असेट जाती है कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन अगर इसके ऊपर क्या लगाना होगा लगा लेंगे हम लोग। बेटा मूविंग मशीन के बाद में क्या लिखा हुआ है रेंट ऑफ ग्राउंड आएगा इधर। यस सर आएगा रेंट ऑफ ग्राउंड कितना है 250। ओके, रेंट ऑफ ग्राउंड के बाद देखिए कॉस्ट ऑफ टी आ गया बेटा, फेयर भी आ गया। अब क्या लिखेंगे प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या इसके बारे में अपने को नीचे कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह गिवन है? पे तो अपन ने कितना किया है 280। नीचे देखो सब्सक्रिप्शन के नीचे गिवन था अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। बेटा लास्ट ईयर का तो क्या कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर 100 रुपए लेस कर दूं और ऐड करंट ईयर का ऐड 80 रुपी ऐड 260। ओके एवरीबॉडी पक्का? अब देखो प्रिंटिंग के नीचे क्या दिया हुआ है रिपेयर्स। अब आप सिर्फ रिपेयर्स लिखकर छोड़ दें, रिपेयर्स लिखकर छोड़ दें और ब्रैकेट में डाल दें वर्किंग नोट नंबर 1। बहुत बेसिक क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने बीआरएस पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत अकाउंटिंग अगर जानते हैं तो अपने को टॉपिक बहुत इजी लगेगा, वरना टिपिकल हो जाएगा। रिपेयर्स पेमेंट साइड में कितना दिखाया जा रहा है कितना रुपए एक मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हुई है बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट में भी आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, क्रेडिट में देखो पेमेंट साइड में नीचे भी बैलेंस एज पर पासबुक। इधर देखो मेरी तरफ जो भी रिसीट्स दिखाई हुई हैं वो बैंक में जो पैसा आया है वो दिखाई हुई है और जो पेमेंट दिखाया है वो बैंक से पैसा गया हुआ दिखाया है। जबकि जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किससे बनता है क्या इसने अपने को किससे बता दी पक्का पक्का। अब देखो बाय रिपेयर्स दिखाया हुआ है करंट ईयर में बैंक में से कितने पैसे कटे हैं 500। बैंक ने हमारे रिपेयर्स का पेमेंट इस साल कितना पे किया है 500। इस साल का पे किया है या इस साल में पे किया है शाबाश इस साल में पे किया। लेकिन क्या जरूरी है कि इस साल का ही एक्सपेंस हो? जरा रिपेयर वाले के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया होगा, पढ़िए जरा क्या लिखा है चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। बेटा आपने पढ़ा है ना बिलो बीआरएस चेक इशू तो कर देते हैं लेकिन उनका पेमेंट बैंक में से विड्रॉ नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। बेटा तेरा नाम बोल एक बार शिवम। बेटा तेरा नाम बोल तनीषा। तनीषा एंड शिवम बोथ वर माय क्रेडिटर्स, दोनों ही मेरे कौन थे क्रेडिटर्स। ओके, तनीषा को मैंने चेक दे दिया पेमेंट करने के लिए। बच्चा लोग सब एंट्री बोलना तनीषा अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंडरस्टूड? यस सर। आपका नाम बोलिए सुनिधि। सुनिधि बैंक लिमिटेड ये बैंक है बेटा, मेरा इनके पास एक अकाउंट है। सुनिधि ध्यान सुनना है, तुम्हारे पास मेरे 10,000 रुपए हैं। एवरीबडी मैं एक बार ही बोलूंगा, दूसरी बार की गुंजाइश मत रखिएगा, एक ही बार में समझ जाएंगे। सुनिधि के पास मेरे कितने रुपए हैं 10,000, अंडरस्टूड? सुनिधि कितने समय में मेरे 10,000। शी वॉज माई क्रेडिटर बाय 1,000 एंड ही वॉज माई क्रेडिटर बाय 1,500। समझ में आया? दोनों ही कौन थे मेरे पक्का ना? मैंने तनीषा को चेक दे दिया, एंट्री बोलिए तनीषा अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंडरस्टूड? मैंने शिवम को भी चेक दे दिया, एंट्री बोलिए शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक।
नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या अब ये मेरे क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी रहेंगे क्या? बिल्कुल सही है ना एकदम। तनीषा बैंक के पास चली गई, तनीषा बैंक को चेक दे दो ना। सुनिधि पैसे दे दो इसको, इसने पैसे दे दिए, इसने पैसे दे दिए, बात समझ में आ गई? शिवम बैंक के पास अभी नहीं गया, शिवम अभी बैंक के पास नहीं गया। क्या बैंक मेरा बैलेंस रिड्यूस करेगा क्या? तो मैंने तो एंट्री पास कर दी थी ना। क्या? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बात समझ में आई? अब ये था मेरा करंट ईयर, कौन सा था? करंट ईयर। अब मैं आ गया अगले साल, तो मेरा ये करंट ईयर अगले साल आते ही प्रीवियस ईयर कन्वर्ट हो गया कि नहीं? अब मैं आ गया करंट ईयर में। अंडरस्टूड? शिवम अब की बार बैंक में आया, बोला लो सुनिधि ये चेक ले लो और मुझे मेरे पैसे दे दो। बैंक को पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बैंक ने इस साल में जो पैसा दिया, क्या वो करंट ईयर का दिया? किस साल का दिया? पक्का? अब खोपड़ी दोहराना, मैं तो लास्ट ईयर में चेक दे चुका था ना। क्या ये मेरे क्रेडिटर्स रहे थे क्या? अब इस क्वेश्चन में देखिए, रिपेयर्स बैंक ने कितने रुपए का करंट ईयर में दिया होगा? 500। बैंक ने तो कितने दिए? पक्का ना? अब नीचे इंफॉर्मेशन में आ जाओ, क्या पिछले साल में भी कुछ चेक्स ऐसे थे क्या जिनको मैं तो इशू कर चुका हूं बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए? और इस साल में भी कुछ चेक्स ऐसे थे जिनको मैं तो इशू कर चुका हूं लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। हाँ भाई सुनिए, जो चेक मैं पिछले साल में इशू किया था अगर वो चेक इस साल में तुम्हारे पास आएंगे तो तुम भगा दोगी क्या क्रेडिटर को? ऐसे बोलोगी क्या, पागल पिछली बार दिया था पिछली बार क्यों नहीं है, आज नहीं लेंगे पैसा? ऐसा होगा क्या? बैंक तो क्या करेगी, पैसा देगी, लेकिन वो पिछले साल मैं तो चेक इशू करके मेरी लायबिलिटी खत्म कर चुका था कि नहीं कर चुका था? क्या वो चेक जिनका पेमेंट इस साल जा रहा है पिछले साल के, क्या मेरी लायबिलिटी थी? इसलिए मैं जो पिछले साल के पेमेंट थे उसे आउटस्टैंडिंग नहीं मानूंगा। मैं तो क्या एक कर चुका था, चेक इशू कर चुका था। बात समझ में आ गई? पक्का? लेकिन 500 रुपए का जो पेमेंट गया है उसमें से प्रीवियस ईयर के चेक का पेमेंट इस साल 300 गया होगा, तो करंट ईयर का कितना गया होगा? 200। ये तो वो है जो मैंने चेक इशू किए और पेमेंट के लिए प्रेजेंट भी हो गए। बात समझ में आ गई? लेकिन फिर देखो आपको चेक अनप्रेजेंट फॉर पेमेंट 260 भी दिया हुआ है क्या? ये वो चेक है जो मैंने तो इशू कर दिए लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो मेरे को मेरी बुक्स में एक्सपेंस के अकॉर्डिंग चेक से पैसा कट जाने के बेसिस पे करनी होगी या एंट्री के बेसिस पे करनी होगी? बात समझ में आ गई? यानी मैंने करंट ईयर में कुल मिलाकर चेक पता है 460 रुपए के इशू किए होंगे। कितने के? 460, क्योंकि 200 के तो वो चेक जो इस साल में इशू किए पेड भी हो गए और 260 के वो चेक जो मैंने इशू किए लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। मेरा तो खर्चा 200 प्लस 260 460 ही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बात समझ में आ गई? इसलिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, वरना अपन क्या लिख सकते थे इधर, टू रिपेयर्स 500 एड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। पर ये ऐसा है नहीं। क्यों नहीं? क्यों ये आउटस्टैंडिंग नहीं है? मैंने तो दोनों को ही चेक दे दिया था कि नहीं दे दिया? जब मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी कर चुका, क्या मेरी बुक्स में कोई आउटस्टैंडिंग आएगा क्या? बात समझ में आ गई? पहला रीजन। दूसरा रीजन इतनी पंचायती करने का, बेटा अगर मैं आउटस्टैंडिंग बोल जाऊंगा ना, गलती से मैं क्या बोल गया अगर, तो ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी में आ जाएगा और क्लोजिंग में भी लायबिलिटी। जबकि मैंने पूछा था ये दोनों मेरे कौन थे? क्रेडिटर। मैंने दोनों को क्या दे दिया था? क्या मेरी बुक्स में आएंगे क्या अभी? चाहे किसी ने पैसा निकाला हो और चाहे किसी ने पैसा नहीं निकाला हो। बात समझ में आ गई? वेरी वेल, लिखो बेटे वर्किंग नोट नंबर 1। Calculation of amount of repairs to be debited to income and expenditure for 31st March 2020.
रिपेयर्स पेड बाय बैंक। बेटा हर एक शब्द इंपॉर्टेंस रखता है वर्किंग नोट की। क्या लिखा मैंने, देखिए, रिपेयर्स पेड बाय बैंक, पेमेंट हुआ है बैंक से, कितना रुपीस, 500 इन करंट ईयर ना बेटा, इन करंट ईयर। और क्लियर, लेस checks issued in previous year paid in current year, कितना रुपीस, 300। बोलो ना यार, तो हमारे 500 में से जो पेमेंट 200 का गया है वो करंट ईयर वालों का करंट ईयर में गया है। अच्छा, अगर अपने को क्वेश्चन में ये 260 रुपए नहीं दिया होता ना, तो यही हमारा एक्सपेंस क्या हो जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाता। बेटा बात समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे इसमें, ऐड, checks paid in current year but unpresented, unpresented मतलब unpresented for payment, कितना रुपीस, 260। तो बेटा एक्सपेंस ऑफ रिपेयर इन या ऑफ करंट ईयर, कितना आई, आपको मेरी बात समझ, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये सारी पंचायती क्यों करी, सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि रिपेयर्स के 300 और 260 आउटस्टैंडिंग नहीं है। कल को ये मान लिया जल्दबाजी में ये तो आउटस्टैंडिंग है, तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोज। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंस तो सही आएगा क्योंकि 300 ही लेस करते, 260 ही प्लस करते, जबकि ये बैलेंस शीट में गड़बड़ी कर देता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहो तो सारी पंचायत दोबारा बोलो एक बार, पक्का। बाकी नोट तो बना लिया होगा आपने। ये लीजिए, 2 रिपेयर्स, ये आ जाएगा 460। अंडरस्टूड बेटा। रिपेयर्स के बाद में देखिए कौन सा खर्चा लिखा हुआ है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। दो क्वेश्चन आएंगे वापस से मेरे। करंट ईयर कौन सा है और ये ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कौन से साल का दिया जा रहा है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के खर्चे उधर मत देखो, करंट ईयर के दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर के दिखाते हैं। ये तो किस साल का है, छोड़ दो इसको। अगर फर्दर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये ऑनरेरियम के 400 रुपए नहीं आएंगे इधर। समझ आ गई क्या मेरी बात। लेकिन आगे अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा था, पूरी इंफॉर्मेशन के लास्ट में लिखा हुआ था कि करंट ईयर में हम लोगों ने ऑनरेरियम के खर्चे को कितने रुपए से बढ़ा दिया। बेटा मैं कहूं कि लास्ट ईयर मेरी सैलरी 50,000 रुपए हुआ करती थी, अब उस सैलरी को 50,000 रुपए से बढ़ा दिया गया है। तो बताओ मेरी सैलरी करंट में कितनी होगी, पक्का। आप 2019 का ऑनरेरियम कितने रुपए का दे रहे थे, 400 तो दे ही रहे थे ना, इसे करंट ईयर में कितने से बढ़ा दिया, तो बताओ करंट ईयर का खर्चा कितना होगा। लेकिन क्या ये 600 तुम्हें करंट ईयर के पेमेंट साइड में कहीं दिखाई दे रहा है क्या। मतलब आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस ईयर का इस साल में दे रहे हैं और इस साल का अगले साल में देंगे। सही बोला कि नहीं बोला। प्रीवियस ईयर का कितना था, 400, जिसका पेमेंट गया करंट ईयर में। करंट ईयर में 200 से बढ़कर अगले साल दिया जाएगा 600। आपको कैसे पता चला अगले साल दिया जाएगा, पेमेंट साइड में देखो ना, कहीं पर भी 600 2020 का लिखा हुआ है क्या। एवरीबॉडी क्लियर। सेन गुप्ता एंड कंपनी वाला क्वेश्चन ध्यान आया। 8 वर्कर 2 एम्प्लॉय है ना, जनवरी की सैलरी फेब्रुवरी की मार्च, अंडरस्टूड ना। तो अच्छा यहाँ पे ऑनरेरियम 400 का लिखूं या 600 का लिखूं, लिखो टू ऑनरेरियम ब्रैकेट में 400 प्लस 200 कितना है बेटा, 600। एग्री और नॉट, झूठ झूठ नहीं, एकदम सही सही समझ में आ गया पक्का, वेरी गुड। अच्छा ऑनरेरियम के बाद में अब कोई आइटम क्या लिखा हुआ है देखो,
डिपॉजिट, कैश इन हैंड, करंट, क्या यहाँ पे आएंगे बेटे? लीव इट। अब जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं सभी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एक बार दोबारा एडजस्टमेंट पढ़ लिए जाए। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन का हो चुका है, प्रिंटिंग का हो चुका है, रिपेयर्स का हो चुका है, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कुछ दिया हुआ है क्या? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 800। इधर देखो मित्र, अपन ने अच्छे से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सेल ऑफ इक्विपमेंट भी देखा हुआ है और मूविंग मशीन परचेज भी की हुई देखी कैलकुलेटर पे। आपके पास 800 रुपए का तो मशीनरी इक्विपमेंट पहले से था। पेमेंट साइड में देखिए, आपने करंट ईयर में मूविंग मशीन कितने रुपए की खरीदी? 1500। बेटा 800 प्लस 1500 कितना हो गया? रिसीट साइड में देखो, क्या आपने इक्विपमेंट को 80 में बेच दिया? माइनस 80 कितना हुआ? 2200। देन यू शुड हैव अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 2220 ओनली। बट आपको तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? क्या लगा होगा? डेप्रीशिएशन माइनस 1750। 470 का क्या लगा? डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन देखो रिसीट एंड पेमेंट में कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया, आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। डेप्रीशिएशन खर्चा है, अरे खर्चा है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज एक्सपेंस बट अ नॉन कैश एक्सपेंस। समझ में आई मेरी बात? क्या लिख दें? टू डेप्रीशिएशन। इसका क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ depreciation on machinery and equipment। ओके, देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस 800 एंड परचेज, हमने एक मूविंग मशीन परचेज की है बेटा, कितने रुपए की परचेज की? 1500। 500 प्लस 1500 प्लस 800 कितना हो गया? 23। सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना रुपीस? 80। बेटा आपके पास रिक्वायर्ड क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? रिक्वायर्ड क्लोजिंग बैलेंस 2220 होना चाहिए था, बट अब इसमें से क्या लेस कर दें? करेक्ट, एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस। बताओ। डेप्रीशिएशन इन करंट ईयर 470। एम आई राइट बेटा? इजी थी कैलकुलेशन एकदम? ओके, बिकॉज डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश है इसलिए पेमेंट में तो नहीं जाएगा, लेकिन एक्सपेंस है इसलिए कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा आप नोट कर लिए तो आगे चलें। एडजस्टमेंट में एस्टिमेटेड वैल्यू के बाद में इंटरेस्ट वाली कहानी हो चुकी बेटा, बोनस टू ग्राउंड में लिख चुके अपन लोग, ऑनरेरियम लिखा जा चुका था उधर। नाउ गिव मी द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। 3430 3430 3430। देखो डेबिट का ज्यादा है कि कम है? ये 470 लिख दो इधर। कितना? 3390। तो फिर सरप्लस 40 का आया होगा। 3430 3390। यस, सरप्लस इज 42। बेटा सरप्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनकम का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंस का टोटल कम है। 3430। अंडरस्टूड? हाँ लिख दिया ना कुछ सरप्लस। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर की बजाय टू सरप्लस भी लिखो। अब अपने को क्या बनानी है?
क्या मुझे इस क्वेश्चन में पहले से कैपिटल फंड गिवन है? तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन पूछ लूं पहले आपसे मैं, बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट बनाएगा ना, या बैंक की बैलेंस शीट बनाएगा? बैलेंस शीट में कैश बुक का बैलेंस आता है या पासबुक का बैलेंस आता है? कैश बुक का। रिमेंबर एडजस्टेड कैश बुक बनाए थे बीआरएस में, अगर डिफरेंस आता भी है तो एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस तो कैश बुक का ही आता है, कभी पासबुक का नहीं आता। बट अब नाटक देखो, मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी किसका दिया हुआ है? पासबुक का, और क्लोजिंग भी किसका दिया हुआ है? तो पहले मुझे किसका बैलेंस निकालना पड़ेगा? अब भूल जाओ एनपीओ पढ़ रहे हो, 2 मिनट एक बार वो चैप्टर बना लो, बीआरएस का चल रहा है, हम क्लास में घुसे, आज अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? बीआरएस। बैलेंस अगर कैश बुक का गिवन हो तो सारे चेंजेस कैश बुक में होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ पासबुक, और अगर बैलेंस किसका गिवन हो? पासबुक का, तो चेंजेस पासबुक में होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ कैश। अंडरस्टूड? यस सर। कैलकुलेटर लीजिए, ओपनिंग बैलेंस देखिए, करंट अकाउंट का बैलेंस 600 रुपए गिवन है क्या? अच्छा मीटर देखो, वो शब्द बोलूंगा जो बिहार से पढ़े थे अपन लोग। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसने चेक इशू किया? अकाउंट होल्डर ने। जैसे ही अकाउंट होल्डर चेक इशू किया होगा, उसकी कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया होगा, पक्का? लेकिन ये चेक अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी बैंक का बैलेंस अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक, जाना कहाँ? कैश बुक। कैश बुक तो क्या हो चुकी है? कम। पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा? लेस, माइनस 300। माइनस 300 क्यों किया? क्योंकि 600 ओपनिंग बैलेंस था, तो 600 वाले में से प्रीवियस ईयर का ही तो बकाया वाला चेक ही लेस करोगे ना। अब जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस ये पासबुक वाला 600 लिखूं, या ये करंट वाला कैश बुक वाला 300 लिखूं? अंडरस्टूड? पक्की बात समझ में आ गई? अरे बोलो। yes, और जब क्या बनाऊंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। वापस ऑन योर कैलकुलेटर, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या? पासबुक करंट अकाउंट का बैलेंस देखिए, 150 है ना? 150 है ना? मैं इधर देखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया, अकाउंट होल्डर ने चेक इशू किया, उसे कैश बुक का बैलेंस तो क्या हो गया? रिड्यूस, लेकिन वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी पासबुक का बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम, जाना कहाँ? पासबुक से कैश बुक पे आना, माइनस कर दूं? माइनस का बटन दबाइए और 260 लेस कीजिए, माइनस, याद आया? ओवरड्राफ्ट आ गया। ओवरड्राफ्ट हम स्टार्ट कहां से किए थे? पासबुक, पहुंचे कहां? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है कि एसेट? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो असेट में आएंगे 300 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएंगे। क्लियर हो गई बात? लेकिन इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, 2 कारण से। एक तो हमारे लिए वर्बली तो समझ में आ गया, कल को रिवीजन करेंगे तो कैसे आए वो समझ जाएंगे, और दूसरा बेटा मार्क्स मिलेंगे अपने को इसके। करें शुरू? लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैश बुक। बैलेंस as per passbook April 1st 2019 and 31st March 2020। April 1st 2019 and 31st March 2020। क्या अपने को पासबुक का बैलेंस 600 गिवन है बेटा अप्रैल 19 को, और इधर 150। ओके बेटा, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं अपन लोग? पासबुक। जाना था अपने को, क्योंकि कैश बुक ने चेक इशू करके अपनी बैलेंस को कम कर दिया था। बीआरएस का फंडा क्या है? पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक के बराबर लाना होगा, क्योंकि कैश बुक क्या हो गई है, इसलिए पासबुक को भी क्या कर दिया? रिड्यूस हो गया। चैप्टर का रिवीजन, बीआरएस रिवाइज हो गया आप लोगों का? लिखो लेस, checks issued but
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये अपने को एडजस्टमेंट्स में गिवन है। 300 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा और 260 रुपीज यहां से माइनस। तो यहाँ तो बैलेंस पॉजिटिव आएगा बेटा और यहाँ बैलेंस नेगेटिव। आपको याद है मैंने पॉजिटिव बोला था डिपॉजिट को और नेगेटिव बोला था ओवरड्राफ्ट को। बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें पासबुक के बैलेंसेस नहीं आएंगे, इसके बैलेंस आएंगे कैश बुक। आपको 3-4 बातें मैंने प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करी। पहला मैंने एग्जांपल बैंक का और 2 क्रेडिटर्स का दिया था। दूसरा मैंने कहा बैलेंस शीट मेरी है, ऑर्गेनाइजेशन की है, तो ऑर्गेनाइजेशन पासबुक बनाता है कि कैश बुक बनाता है? तो बैलेंस शीट में भी कौन सा बैलेंस आएगा? और मुझे किसका गिवन था, इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ा? वर्किंग नोट। अंडरस्टूड बेटा? चलिए अपन आगे। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं था, देन वी विल हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। लिखो बैलेंस शीट as at April 1st 2019। बेटा जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की कुछ फंडे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं ना, वैसे आप बैलेंस शीट बनाने के भी सीक्वेंसेस फॉलो कर लिया करो। सबसे पहले बैलेंस लिखा करो कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का या कोई डिपॉजिट अकाउंट्स का बैलेंस, क्योंकि अपने को स्पेसिफिकली गिवन नहीं होते, ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट में गिवन होते हैं। देखो रिसीट साइड में क्या अपने को कैश इन हैंड गिवन है पहले से? कितने रुपए का गिवन? लिखो कैश इन हैंड, ये वैल्यू किसमें है बेटे? 1000 में। लिख दिया 100 रुपीज। अब फिर से बोल कोई डाउट है तो? हाँ बेटा कैश बुक में कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है ना, ये कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक में तो हमारी एसेट है। समझ गया? पक्का समझ गया? ये तो इन हैंड है रोकड़ा, और जो पैसा बैंक में पड़ा है वो भी तो हमारी एसेट है, तो वो तो है बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस। ये है बैलेंस एज पर कैश बुक कैश बैलेंस। अभी क्लियर? पक्का क्लियर? ओके। नाउ बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। बेटा डिपॉजिट अकाउंट, सर डिपॉजिट अकाउंट में आपने नाटक क्यों नहीं किया? खाली किसमें नाटक किया? क्यों? डिपॉजिट में तो खाली पैसा जमा ही तो होता है, उसमें से पैसे बार बार निकलते थोड़ी है। करंट अकाउंट में पैसे निकलते भी हैं और जमा भी होते हैं, और अपन अपने क्रेडिटर्स को पैसा और डेटर से पैसा लेने और देने का काम करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। ये तो हमारे डिपॉजिट मतलब लाइक एफडीज अकाउंट हो गए कि नहीं हो गए, या केवल पैसे जमा करने वाले अकाउंट हो गए कि नहीं हो गए? करेक्ट। डिपॉजिट अकाउंट कितना रुपीस? 230। ओके अब क्या लिखूं? करंट अकाउंट, हाँ वर्किंग नोट नंबर 3 लिख दो 600। अरे क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क पड़ता है सर, क्योंकि 600 किसका बैलेंस था? पासबुक का, और बैलेंस शीट में किसका बैलेंस आता है? कैश बुक का। ओके ये तो पंचायती हो गई जो अपने को ऊपर स्पेसिफिकली गिवन थी। अब नीचे एडजस्टमेंट में चलिए। क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 150 रुपए? लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का बकाया पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नीचे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस हो गया बेटा, असेट हुई कि लायबिलिटी हुई? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस जो कितने रुपीस के हैं? 100। ठीक नीचे लिखा हुआ है, ठीक उसको पढ़ो। चेक अनप्रेजेंटेड, मान लूं आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है। मैंने तनीषा को भी चेक दे दिया था, मैंने शिवम को भी चेक दे दिया, उसने पैसे निकाले बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाले और भी अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? वेरी वेल। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, लिखो मशीन एंड इक्विपमेंट कितना रुपीस? 800।
बेटा इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड, ये प्रीवियस ईयर की कहानी है कि करंट ईयर की? और ये बैलेंस शीट किसकी है? प्रीवियस ईयर, छोड़ देंगे इसको अपन। ये बोनस जो अपन ने आउटस्टैंडिंग का, ये भी करंट ईयर का है, छोड़ दिया अपन ने। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनर एरिया। यार ऑनर एरिया हमने करंट ईयर में यानी 2020 में कौन से वाले साल का दिया? इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि पिछले साल का पेमेंट इस साल कर रहे हो, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कि नहीं था? लिख लो, आउटस्टैंडिंग ऑनर एरिया कितना रुपीस है? 400। बेटा मेरे को तो और कोई एसेट और कोई लायबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, आपको दिख रही है तो मुझे बता दें, क्योंकि अब अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई भी होगी ना तो वो करंट ईयर में होगी, क्योंकि अपने को तो ओपनिंग बैलेंस देखने थे। टोटल ऑफ एसेट साइड कितना? 3580। डेबिट का टोटल माइनस कर 3080। ये 3080 रुपए आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला बेटा, इसे क्या नाम देते हैं? कैपिटल फंड। बेटा इसे कैपिटल क्यों नहीं बोल सकते? ये पैसा किसी सोल प्रोप्राइटर का नहीं है, पार्टनर्स का नहीं है, ना कि शेयर होल्डर्स का। ये जगह जगह से आए हुए पैसे का मिला हुआ एक टोटल है, फंड है। बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना हो गया? 3500। पहले यहां तक अगर फिनिश कर लिया तो मुझे यस सर बोलो। yes, अब और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे वो इसी बैलेंस शीट को ध्यान में रख के बना लें बेटा। चलो बना। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। देखो मैं बार बार पुरानी वाली बैलेंस शीट देखता जाऊंगा और उसी से एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाता जाऊंगा, इससे कोई भी चीज मिस नहीं होगी। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहली एसेट कौन सी थी? देखिए ये तो ओपनिंग बैलेंस था, अपने को क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग बैलेंस। ये अपने को रिसीट एंड पेमेंट साइड में लिखा हुआ है 250। ये वैल्यूज किसमें है बेटे? 1000 में। 250 दिया हुआ है। दूसरी एसेट है अपने पास डिपॉजिट अकाउंट। देखो इसका भी बैलेंस गिवन है अपने को, कितना गिवन है? 3090। इसके बाद करंट अकाउंट, बताओ एसेट में या लायबिलिटी? शाबाश, करंट अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। और रेफरेंस किसका देंगे? नंबर 3 का। कितना रुपए? 110। अंडरस्टूड बेटा? करंट अकाउंट के बाद में कौन सी एसेट है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। किस साल का? करंट ईयर। कितना है? 100 रुपए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद में नेक्स्ट एसेट कौन सी है बेटा? मशीनरी एंड इक्विपमेंट। कितना रुपए? 1750। नेक्स्ट एसेट इज, अरे यार ये तो हो गई पुरानी एसेट। अब एक बार पुरानी लाइबिलिटीज में आ जाओ, फिर जो ढूंढेंगे करंट ईयर में कोई और एसेट लाइबिलिटी आई होगी। आ जाओ, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस। आप मेरा सीक्वेंस समझ गए कैसे फॉलो कर रहा हूं? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना रुपीज है? 80। क्या आउटस्टैंडिंग ऑनर एरिया में आएगा? 400 या 600? ये आउटस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि ये करंट ईयर के थे, लेकिन करंट ईयर में पेमेंट साइड में कहीं पर भी नहीं दिख रहा। बेटा ये तो बात हो गई पुरानी बैलेंस शीट की। अब फटाफट जो नई आपने बनाए हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें देखिए। एक तो अपने को करंट ईयर में इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है कि नहीं हुआ है? देख लो, अक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपीस? 20। एक क्या अपन ने आउटस्टैंडिंग बोनस भी था क्या? कितने रुपीस का? 300। एक देखो बेटा रिसीट साइड में अपने को डोनेशन मिला है,
डोनेशन किसके लिए मिला है? ये हमारी इनकम होती है, लायबिलिटी होती है? कितने का मिला? 1000 का। और अब फाइनली क्या लिख देंगे? पूरा बोलिए, कैपिटल फंड 3080। इसमें क्या ऐड कर दें ना? 40। क्या ये 3120 हो गया बेटा? अब देखिए, पहले असेट्स का टोटल लगा दो। 5210 आना चाहिए। अरे लायबिलिटी का भी 5210 ही आना चाहिए। आया? दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 8। कैसा था ये क्वेश्चन? बस एक सेकेंड, ओनली 1 मिनट बस। कैसा लगा क्वेश्चन? सही लगा पक्का? घर जाके यही क्वेश्चन एक बार प्लीज जरूर ट्राई करना, और कल को कोई डाउट आए तो डेफिनेटली पूछिएगा बेटे। करोगे ना ट्राई? क्या हुआ, कुछ बात हो गई? हाँ, जा रहा हूँ मैं। समझ में आ गया लेकिन तुम्हें?